Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cap, and today we are going to discuss pronouns. Particularly we'll discuss the types of pronouns. अच्छा, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि pronouns are noun replacers. ऐसे ही था जी। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, या आप ये कह लें द वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। ठीक है जी। ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं या नाउन्स की जगह पर यूज़ होते हैं, दे आर नोन एज प्रोनाउंस। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है इसकी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं जो कि वेल नोन है। पर्सनल प्रोनाउंस। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस में ना हमारे पास हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी हैं, सेकंड पर्सन में यू है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे है। समझ रहे हैं जी बात को? ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, और ये जो है ये हैं भी इसके सब्जेक्टिव केस। बात को समझ रहे हैं? सब्जेक्टिव केस जो है ये आप कह लें कि हम लोग इनको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और मैं तो सिंपली बहरहाल इनको सब्जेक्टिव केस ही कहता होता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है सब्जेक्टिव केस जो है वो आसान रह जाता है। लेकिन आप ये जहन में रखें कि दे आर आल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस। अच्छा, इसके अलावा इसके हमारे पास जो है पोजेसिव भी होते हैं। जैसे आई है तो आई का पोजेसिव भी हो सकता है माइन, और इसका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है मी। जैसे वी है तो वी का हमारे पास आवर्स पोजेसिव हो सकता है, और अस जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे यू है तो इसमें भी योर्स एंड अगेन यू, ये सेकंड पर्सन भी क्लियर हो गया आपका। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम होता है, ही, हिज, हिम होता है, शी, हर्स एंड हर होता है, और इट के लिए इट, इट्स, इट होता है। दे के लिए दे, देयर्स एंड देम होता है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पे इस माइन से पहले माए भी होना चाहिए था, इस आवर्स से पहले आवर भी होना चाहिए था, इस योर से पहले योर भी होना चाहिए था, इस देयर से पहले देयर भी होना चाहिए था। तो याद रखिएगा, ये दे आर नॉट नोन एज प्रोनाउंस, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। समझ रहे हैं जी बात को? इवन कि ये जो हर है ना, हर, ये भी हम लोग इसको पोजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं, मतलब ये नाउन को रिप्लेस तो नहीं कर सकते। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये यहाँ पे हमारे पास
पोजेसिव प्रोनाउंस हो गए, और ये जो हैं ये इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस, नहीं सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक्वजिटिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस और एक्वजिटिव केस, ठीक है जी। तो ये टोटली हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनको हम डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई से दैट अली एंड आई आर फ्रेंड्स, आई एम टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, वी आर गोइंग ऑन अ जर्नी, ठीक है जी। तो दीज आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा इंडेफिनेट प्रोनाउंस की। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउंस की। दूसरी जो इसकी मैं टाइप आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये इंडेफिनेट जो है ना, इस वर्ड को इधर गौर करें। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं ये दे आर नॉट डेफिनेट। जैसे आपके पास आल आ गया, जैसे आपके पास समवन आ गया, जैसे आपके पास समबडी आ गया, जैसे आपके पास एनीथिंग आ गया, जैसे आपके पास वॉट एवर हो सकता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास डिफरेंट समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवेयर, नन, नोबडी, नथिंग, ठीक है जी। ये आप यूं कह लें कि कॉम्बिनेशंस ऑफ सम, एनी, एवरी, नो, और इसमें दे आर द combination of some, any, नो आएगा इसमें, एंड एवरी। अच्छा, इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें थिंग के साथ, वन के साथ, वन, थिंग, बॉडी, ठीक है जी, और समटाइम वेयर के साथ भी करते हैं, तो समवेयर जैसे आ जाता है, तो एनीवेयर। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनसे, यानी कि समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, नन, नथिंग, नोबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, तो ऑल दीज आर नोन एज इंडेफिनेट प्रोनाउंस। अच्छा, ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ना, इसके एक दो और फार्मूले भी इसको आपको बताता चलूँ। एक तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। ये जितने भी मैंने आपको 12 बना के दिखाया ना, ये वाले, इनके साथ सिंगुलर वर्ब। और इसके अलावा अगर इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो दैट, दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। ठीक हो गया जी। तो ये हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जी थर्ड पे
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, अच्छा ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जो है ना, इन दोनों को हम एक साथ ही देखेंगे, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। ज़रा इन वर्ड्स पे गौर करें। ये है रिफ्लेक्ट, क्या है रिफ्लेक्ट, ये क्या है एम्फसिस, एम्फसिस मीन स्ट्रेस। ये दो तरह से यूज़ होते हैं। अच्छा पहली तो बात ये है कि ये होते कौन से हैं। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको आप सेल्फ प्रोनाउंस और सेल्व्स प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है जी। अब इनका यूज़ जो है वो दो तरह से है। इसको ज़रा सेंटेंसेस में आपको देखना पड़ेगा। मैं इसके एग्जांपल्स जो हैं देता हूँ आपको। जैसे इफ़ आई से दैट शी इंजर्ड हर सेल्फ, या फिर मैं ये कहता हूँ कि शी हर सेल्फ इंजर्ड हिम। अब इन दो सेंटेंसेस को ज़रा आप लोग गौर कीजिएगा। ये इंजर्ड वर्ब है और ये एक्शन ऑफ द वर्ब जो है दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे देखें शी हर सेल्फ इंजर्ड हिम, इंजर्ड का एक्शन जो है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड हिम नॉट शी, यानी कि सब्जेक्ट के पास नहीं आ रहा। अगर इसको रिमूव भी कर लें शी इंजर्ड हिम तो सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा। लेकिन अगर शी इंजर्ड हर सेल्फ में यहाँ पे इसको रिमूव करें तो यहाँ पे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। शी इंजर्ड हर सेल्फ, शी इंजर्ड, अब आगे तो हमें पता ही नहीं है किसको इंजर्ड किया। तो ये इसका डिफरेंस है, ये इसका डिफरेंस है कि व्हेन एक्शन ऑफ द वर्ब रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट तो फिर ये रिफ्लेक्सिव होता है। फिर ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। और जब ये जस्ट स्ट्रेस के लिए है तो फिर ये एम्फेटिक होता है। फिर ये क्या होता है जी, एम्फेटिक होता है। इसका एक और नाम भी इसको दिया जाता है, दैट इज नोन एज इंटेंसिव, दैट इज नोन एज इंटेंसिव। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी चाहे आप लिखना चाहें तो लिख लें, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक और इंटेंसिव। अच्छा एक और एग्जांपल इसकी लें। इफ़ आई से दैट आई माई सेल्फ baked this cake, I baked this cake myself। या फिर मैं ये कहता हूँ कि I baked myself। अब यहाँ पर आपके पास देखें ज़रा, बेक्ड वर्ब है और बेक्ड का एक्शन जो है वो किस पे जा रहा है, केक पे। तो इसका मतलब है ये माई सेल्फ तो यहाँ पे स्ट्रेस है, रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं कर रहा ना। अगर सेकंड सेंटेंस में देखते हैं आई बेक्ड दिस केक माई सेल्फ, तो आई बेक्ड दिस केक और आई बेक्ड दिस केक माई सेल्फ, दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे भी इसका मतलब है कि ये स्ट्रेस है, क्योंकि एक्शन ऑफ द वर्ब जो है वो तो इस केक की तरफ आ गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी।
लेकिन यहाँ पे देखें इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट ये बना है, इसका मतलब है कि ये तो फिर वापस सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये फिर रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे एम्फेटिक है, यहाँ पे भी एम्फेटिक था। ठीक है जी। लेकिन यहाँ थर्ड सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव होगा। मैं फिर से आपको बताता जाऊँ कि व्हेन एक्शन ऑफ द वर्ब इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सब्जेक्ट, तो फिर तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर ये जस्ट एम्फसिस कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, जोर दे रहा है अपनी बात पे, तो फिर ये एम्फेटिक होगा। इज दैट क्लियर जी? इसके बाद हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे। ये गिनती के 4 प्रोनाउंस होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स to which they refer or to point out something specific within a sentence। ठीक है जी। इसके लिए हमारे पास this है, that है, और इनकी प्लूरल फॉर्म्स हैं, यानी कि these है और those हैं। ठीक है जी। we have these 4 words जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से दैट दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माय वाइफ, दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माय वाइफ, तो यहाँ पर आपके पास दिस जो है दैट इज़ द प्रोनाउन। ठीक है जी। दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस कार, तो दैट जो है यहाँ पे क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन याद रखिएगा कि समटाइम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। जैसे देखें ना, इफ़ आई से दैट दिस और दैट इज़ माइन। ठीक है जी। दिस एंड दैट इज़ माइन। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि दिस और दैट कार इज़ माइन, तो अब यहाँ पे कार तो नाउन है ना, फिर तो इसका मतलब है कि ये तो एडजेक्टिव होंगे। यहाँ पे ये प्रोनाउन थे बहरहाल, क्योंकि यहाँ पे और कोई नाउन नहीं है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी समटाइम होते हैं, इनकी अक्रेंस जो है वो किसी ऑब्वियसली नाउन वगैरह के साथ होती है। ठीक है जी। सॉरी, मैं इसको ऊपर नहीं किया मैंने, यहाँ पे देखें, ये दिस दैट इज़ माइन। ठीक है जी। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि दिस कार इज़ माइन, तो फिर दिस एडजेक्टिव है। दैट कार इज़ माइन, तो फिर यहाँ पे भी दैट विल बी एन एडजेक्टिव, राइट। तो so far we have discussed personal pronouns, definite pronouns, indefinite pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, and demonstrative pronouns. 5 types we have discussed about the pronouns. और next we are going to discuss possessive pronouns। अच्छा, possessive pronouns को हम लोग यहाँ पे ही अगर डिस्कस कर लें तो मेरे ख्याल में it will be good। ये यहाँ पे अगर आप देखें ज़रा, ये मैंने आपको बना के दिखाए थे, जैसे योर्स है, हिज है, हर्ज है, देयर्स है। अच्छा, इनका एक इशू होता है, वो ज़रा आप समझिएगा। ये यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, पोजेसिव प्रोनाउंस। और पोजेसिव प्रोनाउंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास आवर्स है,
योर्स है, हर्ज है और देयर्स है। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के गलती की है। वो गलती ये है कि दे आर नेवर ट्रीटेड विद दिस एपोस्ट्रॉफी। बस इसमें एक यही मिस्टेक होती है, इसका आपने ख्याल रखना है। बाकी जगहों पे एपोस्ट्रॉफी लगती है, लेकिन ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं इन पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से इसके अलावा भी कुछ एपोस्ट्रॉफी के अलावा भी हैं ना, जैसे माइन है। माइन में तो है ही नहीं एपोस्ट्रॉफी वगैरह का यूज़। ठीक है जी। लेकिन माइन को फिर आपने माए के साथ कंफ्यूज नहीं करना। माए जो है वो एडजेक्टिव होगा। माए क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से हर्ज तो प्रोनाउन होगा, हर एडजेक्टिव होगा। ये मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाए थे, ये देखें, माए, आवर, योर। हिज का एडजेक्टिव भी हिज ही होता है। हर्ज में हर एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी। और इट्स खुद एडजेक्टिव होता है। देयर्स में देयर एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी। तो इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। यानी कि इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। एक तो पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं इनके पोजेसिव केसेस में आपने इनके ऊपर कोई आप कह लें कि एपोस्ट्रॉफी वगैरह यूज़ नहीं करनी। दूसरे नंबर पे ये ख्याल रखना है कि ये कहीं इनकी अक्रेंस जो है वो किसी और नाउन के साथ तो नहीं है। अगर किसी और नाउन के साथ थोड़ी सी चेंज्ड शेप में आ रहे हैं, जैसे हर्ज से हर है, योर्स से योर है, तो फिर ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। फिर क्या होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यू मस्ट बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग दीज प्रोनाउंस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है जी, हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस की। सॉरी, मैं ज़रा इसको सेट कर रहा था। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, ये रिलेट करते हैं ऑब्वियसली। रिलेटिव प्रोनाउंस, मैं ये कहता होता हूँ कि ये वर्ड रिलेट से है। और रिलेटिव का मतलब होता है ना रिश्तेदार। तो मैं ये कहता हूँ कि इनका एक रिश्तेदार होता है। जैसे सेंटेंस है, दिस इज द बॉय हु अरेंजेस पार्टीज। ठीक है जी। इफ आई से दैट दिस इज द बुक which contains history। ठीक है जी। और in the same way I say that this is the team that can win easily। अब यहाँ पे देखें, ये हु, विच, दैट, ये तीनों इन नाउन्स के लिए आ रहे हैं। ये तीनों जो हैं इन नाउन्स के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये नाउन्स जो हैं इनके रिश्तेदार हैं। ये जो इनके रिश्तेदार नाउन होते हैं इनको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं जी? एंटीसीडेंट। यानी कि याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इसका हमेशा एंटीसीडेंट होता है। यानी कि एंटीसीडेंट प्लस हु, विच, दैट। समटाइम इनके फिर ऑब्जेक्टिव केस भी आ जाते हैं, पोजेसिव केस भी आ जाते हैं। जैसे
होम भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है। ठीक है जी। तो ये जो है जनरली आप बस ये ध्यान में रखें कि हु, विच एंड दैट, हु, विच एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउंस, या फिर इनके ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केसेस वगैरह भी जो हैं वो भी रिलेटिव प्रोनाउंस में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जनाब कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में ये क्वेश्चन करते हैं। सवाल इंटेरोगेशन से आ गया ना, इंट्रोगेटिव। ठीक है जी। इंट्रोगेटिव किससे आया? इंटेरोगेशन से। तो इसमें हमारे पास हु, होम, हुज, व्हाट, हु, होम, हुज, और जनाब इसमें हमारे पास व्हाट आ सकता है, विच आ सकता है, व्हाट, which, all these are known as interrogative pronouns. For example, if I say that, whom did you tell? Whom did you tell? तो whom जो है यहाँ पे who is knocking, who is knocking at the door. ठीक है जी। In the same way I say that, whose is this book? Whose is this book? ठीक है जी। What's your name? What is your name? तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं who, whom, whose, what, इसी तरह से if I say that which will you take, तो which भी, all these are known as interrogative pronouns। ठीक है जी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये who, what और which होते हैं, या इनके आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव केसेस भी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा जनाब हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। ये वर्ड जो है ना रेसिप्रोकल लगता है, लेकिन रेसिप्रोकल इसको पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये सिर्फ दो होते हैं, वन एंड अदर और ईच अदर। ईच अदर जो होता है ये सिर्फ दो के लिए होता है जी, और वन एंड अदर जो होता है ये दो से ज़्यादा के लिए होता है। फॉर टू एंड मोर देन टू। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट, ओहो सॉरी मैं पेज को ऊपर कर दूँ। इफ़ आई से दैट कैथरीन एंड चिप्स लव्ड ईच अदर, नॉट वन एंड अदर। ठीक है जी। कैथरीन एंड चिप्स लव्ड ईच अदर, नॉट वन एंड अदर। तो ऑल द वर्कर्स रिस्पेक्ट वन एंड अदर हियर। ठीक है जी। और द कंट्रीज वर्कड विद वन एंड अदर ऑन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बड़ा सिंपली बस ये ध्यान में रखिएगा कि ईच अदर इज़ यूज फॉर टू
एंड वन एंड अदर इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू। अच्छा, और भी इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें बताता चलूँ कि इनको अगर आप एक साथ मिला देंगे, ये जो इनकी स्पेस है ये बेसिकली ओपन, जैसे हमने ओपन कंपाउंड नाउन्स पढ़े थे ना, तो ये ओपन है, स्पेस्ड है, तो ये स्पेस्ड ही रखना है। जैसे वन के बाद एन अदर, ये इकट्ठा होगा, वन और एन अदर के दरमियान स्पेस है, इसको भी स्पेस्ड ही रखना है, इनको इकट्ठा नहीं करना वरना ये गलत हो जाएंगे। इसके अलावा इनके प्लूरल्स नहीं बनाने, अगर प्लूरल्स बनाएंगे तो फिर भी ये गलत हो जाएंगे। समझ रहे हैं जी बात को। इसके बाद हमारे पास लास्ट वन है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। लास्ट टाइप मैं आपको बताने लगा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपके पास कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ये ईच है, आइदर है, नाइदर है, ईच, आइदर एंड नाइदर। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये तीनों जब बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएं तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है, यानी कि आइदर ऑफ देम इज लीविंग दिस कंपनी, नाइदर ऑफ देम इज लीविंग दिस कंपनी, ईच ऑफ देम इज रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हिज असाइनमेंट। ठीक है जी। तो बड़ा सिंपली आइदर जो होता है ये और नाइदर जो होता है ये हमेशा दो की चॉइस के लिए यूज़ होता है। नाइदर ऑफ द एक्विजिशंस इज़ ट्रू, आइदर ऑफ यू कैन गो, यानी कि आप में से एक जा सकता है। ईच इंडिविजुअल के लिए होता है, तो इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज बिजी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके सेंटेंसेस बनेंगे, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज बिजी। ठीक है जी। आइदर ऑफ यू कैन लीव, नाइदर of them was there। ठीक है जी। ये आपके पास तीनों जो हैं दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। लेनी दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट लेसन। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर।